हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था, याद होगा सभी को। तो आज हमने पिछली वीडियो में क्या कवर किया था, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर पोर्स और न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कवर किया था। ठीक है, तो एक बार पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। न्यूक्लियर एनवलप मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर क्या होती थी, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के होती थी, और जो मेटेरियल होता था उसको ही हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियर एनवलप बोलते थे। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो सारा मैट्रिक्स था, जो सारा पार्ट था, उसको बोलते थे न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, न्यूक्लियर कोर किसे कहते हैं। न्यूक्लियर कोर मतलब कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर कोर एक जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन थी उसके बीच में थी एक न्यूक्लियर कोर। ठीक है, और क्या बताया था, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने बताया था। उसके अंदर क्या होता है, बड़ा बहुत सारा न्यूक्लियोप्लाज्म पड़ा होता है, और उसके नीचे क्या होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ी हुई होती है, और साइड में गोल्गी एपार्टस पड़ा हुआ होता है। बताया था, आप सभी को याद होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस का एक पार्ट, क्रोमैटिन। मैंने बताया था आपको ये इनर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन, ये थी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ था डीएनए, यहाँ पे कुछ ऐसे गोल्गी एपार्टस। ठीक है, और यहाँ पे क्या थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, ऐसे कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या पड़े हुए थे, लाइसोसोम्स पड़े हुए थे। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन थी। ठीक है, तो क्या कहता है, क्रोमैटिन दैट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। मान लो ये डीएनए को हमने खोला, सिंगल नहीं होता, डबल होता है, सिंगल नहीं होता, डबल होता है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए। तो मैंने बताया था आपको डीएनए कई बार क्या होता है, क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, डीएनए जब खुल जाता है तब उसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। यहाँ पे क्या पड़ा, ये क्रोमैटिन है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, क्रोमैटिन है। बात समझ में आई सभी को। क्रोमैटिन दैट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से क्या बनता है, ये क्रोमैटिन बनता है। बात समझ में आई सभी को। तो मैंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन यहाँ बीच बीच में ऐसे पड़े होते हैं, और बाद में क्या होता है, ये जो डीएनए होता है इसके ऊपर ऐसे लिपट जाता है। ठीक है, बताया था, आप सभी को याद भी होगा। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस एक जो जेनेटिक मैटेरियल होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल। मतलब क्या कहता है कि मेटाबॉलिक जो क्या होता है, जैसे कि सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। मान लो ये क्या था, A प्लस बी क्या था, एक सब्सटेंस था, A प्लस बी सब्सटेंस था। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, AB हो गया। क्या हो गया, AB हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई यहाँ पे। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, समझ में आई बात सभी को। और सेल साइकिल से किसका क्या मतलब है, सेल साइकिल से इसका क्या मतलब है, सेल साइकिल जो मतलब कि जो एक सेल होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, ऐसे क्या करता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, जैसे ये सेल सीधा सेल डिवाइड नहीं करता। पहले जो न्यूक्लियस होता है ना, मान लो ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, पहले क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या करेगा, पहले डिवाइड कर देगा, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, इससे दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। सेल डिवीजन कैसे प्रोसेस होता है, सेकंड चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल। क्या करता है, सेल डिवीजन को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। ठीक है, और क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है हमारी बॉडी के अंदर वो किसकी वजह से होती हैं, न्यूक्लियस की वजह से ही होती है। न्यूक्लियस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है, सेल को इंपॉर्टेंस न्यूक्लियस ही देता है। न्यूक्लियस के अंदर ही सारी सेल और न्यूक्लियस पड़ी होती है ज्यादातर। It helps in the transmission of hereditary characters from one generation to the next generation. इस डीएनए की हेल्प से क्या होता है कि जैसे मेरी जनरेशन चलेगी, मेरे बच्चों में, ऐसे बच्चों से ऐसे क्या होता है, जनरेशन चलती जाएंगी।
ठीक है। तो जनरेशन मतलब डीएनए कैसे सेम होगा, डीएनए कैसे सेम होगा, जनरेशन से ही सेम होगा, ठीक है। जैसे कि मेरे मॉम डैड का डीएनए होगा क्या करेगा, मुझसे मैच करेगा, मेरे भाई का जो डीएनए होगा वो मुझसे मैच करेगा, ठीक है। तो जो पेरेंट्स वगैरह होंगे, हमारी फैमिली होगी, तो उसका डीएनए क्या करेगा, हमसे मैच करेगा। बट बिल्कुल भी सेम नहीं होता डीएनए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही जेनेटिक मटेरियल में, बट ये क्या है कि मैच कर जाता है अपने फैमिली से, ठीक है। जैसे मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका डीएनए किसमें है, मेरे फादर में, मेरे फादर का मुझ में, तो ऐसे क्या होती है, जनरेशन से जनरेशन चलती आ रही होती है। तो क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को जनरेट करता है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। क्रोमैटिन सभी को समझ में आया। क्रोमैटिन किससे मिलकर बनता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से ही मिलकर बनता है, ठीक है। न्यूक्लियस की फंक्शन क्या थे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, सबसे पहले तो ये बता मेरे को, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, हर क्लास में लगभग बता देती हूँ न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। सिंपल सी बात है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी, ठीक है। बात समझ में आई सभी को, क्रोमैटिन सभी को समझ में आ गया है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये दो फंक्शन समझ में आ गए हैं न्यूक्लियस के। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और साइटोसोल सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी कुछ भी नहीं है, आसान सा टॉपिक है, घबराने की जरूरत नहीं है। साइटोप्लाज्म is a general term used for cellular contents located between the plasma membrane and the nucleus. It is the site of both anabolic and catabolic process. The inner granule known as endoplasm and the outer clear layer is known as cytoplasm. देखो समझो, सबसे पहली बात तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होता है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होता है, ये दो रिएक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, दो रिएक्शन होते हैं, ये बात हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में 1 में पढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता देती हूँ। एनाबॉलिक मतलब, एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब बड़ा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ये मान लो बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके हमने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, छोटा बना दिए, तो क्या हो गया, एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया। कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये क्या हो गया, एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। कैटाबॉलिक रिएक्शन जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे, स्मॉलर मॉलिक्यूल थे, इनसे क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे क्या हुआ फिर, कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। मेनली अभी आपको 9th क्लास में इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। 9th क्लास में इस पे ध्यान मत देना था। जैसे कि मान लो मेनली क्या था, A+B सब्सटेंस था, तो क्या बन गया, AB, एनाबॉलिक हो गया। AB था, इसके टुकड़े कर दिए, बन गया A+B, ये क्या होगा, कैटाबॉलिक हो गया, ठीक है। बात समझ में आई सभी को, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस रिएक्शन सभी को समझ में आ गई है, ठीक है। तो क्या कहता है कि देखो मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या पड़ा है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। और इसके यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। और मैंने यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि एंडोप्लाज्म, अंदर वाली जो लेयर होती है, अंदर वाली ग्रैनुलर लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोप्लाज्म। एंडो मतलब एंटर करना, एंडोप्लाज्म, ठीक है। बाहर वाली को क्या बोलेंगे हम, एक्टोप्लाज्म, बाहर वाली को क्या बोलेंगे हम, एक्टोप्लाज्म बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ, सारा साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है ये, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। बात समझ में आ गई सभी को, साइटोप्लाज्म सभी को समझ में आ गया है, साइटोप्लाज्म का प्रोसेस सभी को समझ में आ गया है। मैं रिवाइज करवा रही हूँ। साइटोप्लाज्म इज अ जनरल टर्म used for cellular contents located between the plasma membrane and the nucleus, ठीक है। It is the site of both anabolic and catabolic process, मैंने आपको बता दिया anabolic और catabolic process। The inner glandular known as endoplasm, अंदर वाले को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं, और आउटर जो होती है लेयर उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म, ठीक है। बात सभी को समझ में आ गई, सभी को साइटोप्लाज्म,
क्लियर हो गया है, सभी को साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया है। तो अगली वीडियो में हमने साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे, साइटोसोल और ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आप सभी को ये तीनों चीज समझ में आ गया हो गया जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो आज हमने कुछ क्रोमैटिन किया, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस किए, साइटोप्लाज्म क्लियर कर लिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पेपर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आज आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नोट्स सभी अपने साथ साथ बनाते रहना, नोट डाउन करते रहना इसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाय बाय ऑल ऑफ यू।